हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर एजुकेशनल चैनल फोकस एग्जाम्स। मैं डॉक्टर विभा उत्तम आज पॉलिटी के अगले टॉपिक नीति निर्देशक तत्व के साथ यहाँ पर हूँ। पहले हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व डिस्कस करेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पॉलिटी में हर शब्द का मतलब होता है, कोई शब्द फालतू नहीं लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। इसका मतलब है अधिकार और कर्तव्य नागरिकों के लिए होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हमें पता लगता है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के संदर्भ में होते हैं। हमारे संविधान में पहले नागरिकों के अधिकार को रखा गया है, इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसमें लोगों या नागरिकों से ये लोकतंत्र का निर्माण होता है। तो जिसको भी मूल अधिकार पढ़ना है वो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकता है मूल अधिकार का। मैंने मूल अधिकार चैप्टर को बहुत विस्तृत से पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो चलिए नीति निर्देशक तत्व शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कुछ प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। जब भी कोई राज्य कानून बनाएगा तब इन प्रावधानों को ध्यान में रखेगा। ये प्रावधान मतलब नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित किया गया है। मतलब अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। एक मजेदार बात बताती हूँ आप लोगों को कि नीति निर्देशक तत्व केवल 2 ही संविधानों में मिलते हैं, एक तो आयरलैंड के संविधान में और दूसरा भारतीय संविधान में। और किसी भी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। तो आपको नीति निर्देशक तत्व के लिए ये चीजें आप मुझे बताओ कि ये कौन से भाग में है। भाग 4 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 36 से 51। और किस देश के संविधान से प्रेरणा लेके अपने में जोड़ा गया है? तो आयरलैंड के संविधान। तो ये 3 चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये तीनों चीजों से खूब क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से मतलब ये है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये एक तरह से संवैधानिक निदेशक या विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं एक तरीके से। तो आप लोगों को ये चीजें भी याद रखनी है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा और चेतना या आत्मा और हृदय कहा है और ये समाज को न्याय के दर्शन को वास्तविक तत्व में निहित करते हैं। इसका मतलब है जो मौलिक अधिकार वाला भाग है और ये जो हमारा नीति निर्देशक वाला भाग है, ये हमारे न्याय के दर्शन को दिखाते हैं। तो हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, मतलब एक जन कल्याणकारी राज्य। और वेलफेयर स्टेट की स्थापना में नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ने का क्या प्रमुख रीजन है। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो जन कल्याणकारी हैं या लोक कल्याणकारी हैं या उनका यूज है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। तो ये चीज यहाँ से याद रखना आप लोग। अब सीधे बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड अनुच्छेदों की। तो अब आपको पता चल गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत दिए गए हैं। ओके, तो अनुच्छेद 36 में फिर से राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मैं यहाँ पे क्या एक वर्ड यूज कर रही हूँ, फिर से परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है राज्य को पहले भी कहीं पे परिभाषित किया जा चुका है। तो आपको अगर मूल अधिकार वाला भाग 3 याद हो तो वहां पर अनुच्छेद 12 में राज्य को अच्छे से परिभाषित किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत या अंदर परिभाषित किया गया है। तो हमें अगर ऑप्शन में अच्छे से देखना है, अगर अनुच्छेद 12 दिया है तो हम अनुच्छेद 12 टिक करेंगे। अगर केवल अनुच्छेद 36 दिया है वहां पर तो हम अनुच्छेद 36 टिक करेंगे। अगर किसी ऑप्शन में दोनों 12 और 36 दिए वो दोनों वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में ही 2 अलग अलग ऑप्शन में
अनुच्छेद 36 और 12 दिए हैं, तो उस केस में आप लोग बताओ कि आप क्या करोगे। तो मैं बताती हूँ कि वहां पर हम अनुच्छेद 12 को सही टिक करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 36 में ये लिखा है कि भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का मतलब है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अनुच्छेद 37 में लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब है नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है, मतलब नीति निर्देशक तथ्यों के लिए कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हम मूल अधिकार के लिए कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 में एक और बात लिखी है कि राज्य कानून या नीतियां बनाते वक्त इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा, परंतु अगर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए हुए प्रावधानों को राज्य ध्यान नहीं रखता है या फॉलो नहीं करता है, तो इसके लिए राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको सब मतलब समझ आ गया होगा कि ये वाद्य योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। अब अनुच्छेद 38 से 51 की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ओके, अभी हम नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। वैसे संविधान में इन्हें डायरेक्टली कहीं भी क्लासिफाई नहीं किया गया है, मतलब इसका कहीं भी वर्गीकरण ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को उसकी विचारधारा के अनुसार वर्गीकृत करें तो हमारे नीति निर्देशक तत्व 3 तरह के हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ओके, तो हमको याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों की विचारधारा क्या है, तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। मैंने देखा है बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि गांधी जी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ना ही उन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया, ना ही उनकी विचारधारा को संविधान में समाहित किया गया है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि गांधी विचारधारा हमारे संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलती है। मतलब हमारी गांधीवादी विचारधारा हमारे संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों जगह अच्छे से देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे सर्वोदय, गांवों को स्वावलंबी बनाना, स्वशासन, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, गायों को काटने पर प्रतिबंध, ये सब हमारी गांधीवादी विचारधारा है और ये सारी चीजें हमारी नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती हैं। मैं कुछ अनुच्छेद लेकर आपको गांधीवादी विचारधारा बताती हूँ कि कैसे ये नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है। जैसे अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, तो इसमें भी हमारी गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। अनुच्छेद 43 जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के प्रावधान से संबंधित है। ऐसे ही अनुच्छेद 46 जो SC, ST या कमजोर वर्गों के अन्याय व शोषण से सुरक्षा से संबंधित है, तो ये भी हमारी गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करती है। अनुच्छेद 47 नशीली चीजों, मदिरा, ड्रग के उपभोग व बेचने पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये भी हमारी गांधीवादी विचारधारा को शो करता है। अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने तथा पशुओं की नस्ल सुधारने से संबंधित है। जो ये हमारे अनुच्छेद 40, 43, 46, 48 थे, ये सभी गांधीवादी विचारधारा को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व हमारे गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। अब जो दूसरा गुण विद्यमान है नीति निर्देशक तत्व में, वो है समाजवादी। ओके, तो अनुच्छेदों 38, 39, 41, 42, 43, 47 में किए गए प्रावधानों में समाजवादी गुण देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो ये एक समाजवादी गुण को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 39 में जीविका के लिए पर्याप्त साधन, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान वेतन आदि का प्रावधान है, तो यहाँ पर भी हमारा समाजवादी गुण दिखता है। ऐसे ही अनुच्छेद 41 और 42 में हर किसी के लिए काम पाने का अधिकार, समान सरकारी सहायता पाने का अधिकार आदि का प्रावधान किया गया है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें समाजवादी गुण विद्यमान है।
जो तीसरा गुण है नीति निर्देशक तत्वों का वो है उदार बौद्धिक या उदारवादिता। इसका एग्जाम्पल है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल सहिष्णुता है, ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दी गई है। सभी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये हमारा अनुच्छेद 45 में दिया गया है। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ये हमारा अनुच्छेद 48 में दिया है। तो राज्य में लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, ये हमारा अनुच्छेद 50 में दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना, ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 44, 45, 48, 49 और 50 और 51 है, ये सारे हमारे उदारवादिता को दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी उदार बौद्धिक जो सिद्धांत हैं वो शो होते हैं। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो उनमें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्स के लिए ये क्लासिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पे आता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें कहता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों का गुण नहीं है या गुण है, तो उन पे हमको ये टिक करना रहता है। और हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी आता है कि नीति निर्देशक तत्वों की विचारधारा को लिखिए एग्जाम्पल के सहित। तो वहाँ पे हमें इन तीनों विचारधाराओं को लिखना है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, और इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो हमारा जो को आंसर होगा वो बहुत रिच लगने लगेगा। अब हम नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सारे अनुच्छेद सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 36 पहले हम बात कर चुके हैं, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 37 में इसके लागू करने की बात की गई है। लागू करने की बात मतलब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की बात की गई है कि ये वाद्य योग्य या न्याय योग्य नहीं है, परंतु राज्य नीतियां बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण या जन कल्याण दोनों एक ही बात है। लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना होगा। और ये काफी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, तो आप लोग ये अनुच्छेद याद रखना। अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्वों में 3 तरह के न्याय या समानता की बात की गई है। वो कौन से हैं? वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये याद रखना है। अनुच्छेद 39 में राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने, सामूहिक हित के लिए, समुदाय के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण, पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, बिना जान की जोखिम वाले कार्य आदि का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। ओके। और अनुच्छेद 39A में क्या दिया हुआ है ये भी जान लेते हैं। तो इस अनुच्छेद में राज्य को समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई भी गरीब या किसी को भी न्यायालय में सरकारी वकील उपलब्ध कराने की सुविधा प्राप्त होती है। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। साथ ही पंचायतों को आवश्यक शक्ति प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने की भी बात करता है। मतलब यहाँ पे सीधे ग्राम पंचायतों की बात की गई है। अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य उसके नागरिकों के लिए कुछ परिस्थितियों में काम पाने की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे तथा सरकारी सहायता के लिए भी प्रबंध करे। अनुच्छेद 42 में राज्य को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि लोगों को काम करने की दशा या परिस्थिति मानवीय हो, इसकी भी देखरेख राज्य करे। अनुच्छेद 43 में राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो काम के बदले वेतन मिल रहा है वो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है या नहीं, इसकी देखरेख करे और एक मिनिमम वेतन निर्धारित करे और
कम से कम जो कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है उससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो कुछ राज्यों की सरकारों ने मिनिमम वेतन की व्यवस्था कर रखी है, ये इसी प्रबंध के स्वरूप कर रखी है। इसी से संबंधित अनुच्छेद 43 का भी है। इसमें उद्योग धंधों के प्रबंधन कार्य में कर्मचारियों की सहभागिता हो, ऐसा प्रावधान भी राज्य को करना चाहिए। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य को ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो। नागरिक संहिता से मतलब है शादी करने के लिए, तलाक लेने के लिए, अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने आदि पर्सनल मामलों के लिए सभी धर्म और जाति के नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। अनुच्छेद 45 में राज्य को ये निर्देश है कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नीतियां बनाए। मतलब जो हमारी अनिवार्य शिक्षा है वो जो 6 साल से ज़्यादा उम्र और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक अब मौलिक अधिकार बन गया है हमारा। तो यहाँ पर सिर्फ 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 46 में राज्य को SC, ST और कमजोर वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए इन विशेष वर्गों को की शिक्षा और रोजगार देने की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी ये वाला अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है। अब अगर अनुच्छेद 47 की बात करें तो इसमें जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने की बात की गई है। इसमें नशीले पदार्थों की जैसे मदिरा और ड्रग की बिक्री में रोक लगाने की भी बात की गई है। इसी के तहत बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है, परंतु बहुत सारी सरकारें इस पर प्रतिबंध नहीं लगाती हैं, तो इसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व हमारे न्याय योग्य या वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 48 इसके अनुसार राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कृषि और पशुपालन कार्य को बढ़ावा मिल सके और दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार हो, कृषि कार्य भी आसान हो, ऐसी नीतियां राज्य को बनानी चाहिए। अनुच्छेद 48 का में लिखा है कि राज्य को पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीव संरक्षण आदि के लिए भी कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 49 में राज्य को निर्देश है कि राज्य राष्ट्रीय इमारतों और स्मारकों आदि को संरक्षण प्रदान करे। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय स्मारकों में लाल किला, कुतुब मीनार आदि को संरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद को अलग अलग रखने की बात की गई है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और नीति निर्देशक तथ्यों के लास्ट अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 51 में राज्य को ऐसी नीतियों बनाने का आदेश है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद 36 से 51 की बात कर ली। इन अनुच्छेदों से पता चलता है कि नीति निर्देशक तथ्यों की प्रकृति लोक कल्याणकारी है, जिससे ये एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेंगे, परंतु नीति निर्देशक तथ्य न्याय योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, मतलब इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमने जो पढ़ा है वो याद रह जाएगा। तो ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें हमारा पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रभावित हैं या लिए गए हैं। तो मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे संविधान की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान का हिस्सा बने हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए सही है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और तीसरे वाले क्वेश्चन में हमारा इसका ऑप्शन डी सही है कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर इन्हें संविधान में जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये हमारा केटी शाह ने कहा था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ये मतलब है कि अगर राज्य चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करे, नहीं कोई सरकार नहीं चाहती है तो नहीं भी फॉलो करती है, और ये न्याय योग्य नहीं है तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता, ये है, हमने अभी पढ़ा है तो हमको याद है। अगर ना भी याद हो तो इसका ऑप्शन मतलब दूसरा क्वेश्चन करने का तरीका है कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, विधि के समक्ष समता ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो जब ये हमारे मौलिक अधिकार है तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन ये हमारा एक अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है और ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। तो हमारा ये मूल अधिकार नहीं है, ना ये मूल कर्तव्य है, ये नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। मतलब कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पर है, मतलब वेलफेयर स्टेट की संकल्पना कहाँ पर की गई है? तो ये मैंने बहुत 2-3 बार अपने पूरे लेक्चर में रिपीट कर दिया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में इस एक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट की संकल्पना की गई है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 ही सेंटेंस दिए हैं, हमें दोनों सेंटेंस को अच्छे से देखना है। तो पहला सेंटेंस है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व में हमने पढ़ा कि ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करते हैं, समता की व्यवस्था करते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस सही है। फिर दूसरा वाला सेंटेंस कहता है, इन तत्वों को अंतः विशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इनएन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब है ये न्याय योग्य नहीं है, ये वाद्य योग्य नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुच्छेद दिए और अनुच्छेदों के अंदर के विषय दिए हैं, उनको मैच करना है। तो अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन है, तो ये सीधा सीधा मैच हो रहा है। फिर दूसरा वाला हमारा अनुच्छेद 41 में क्या दिया हुआ है, काम करने का अधिकार, तो ये भी सामने सामने दिया हुआ है। फिर सी में हमारा 44 में समान नागरिक संहिता दी हुई है, तो ये भी मैच्ड है ऑलरेडी। डी अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का गठन दिया हुआ है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? मतलब राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन मिले, ऐसा नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार, ये भी हमारा नीति निर्देशक तत्वों का ही पार्ट है। फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत का उन्मूलन, तो ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये वाला ही ऑप्शन हमारा सही है। फिर आगे देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे नीति निर्देशक तत्व समाजवादी भी हैं, उदार बौद्धिक भी हैं, गांधीवादी भी हैं, तो ये उपरोक्त सही सभी वाला ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, यही तो उद्देश्य है हमारे नीति निर्देशक तत्वों का, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर हमारा दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना। हमने जाने कितने 2-3 बार देख लिया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये भी हमारा नहीं है। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति करना, तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51, उसके तहत दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हट गया। एक धार्मिक राज्य की व्यवस्था करना, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों का काम नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की स्थापना की सहायता करते हैं या घोषणा करते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने
राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की बात कर ली, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। तो जब आगे का चैप्टर होगा या लेक्चर होगा उसमें हम कंपैरिजन देखेंगे मूल अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।